वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं सिमिलैरिटीज़ इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप के जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उन सब की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। सवाल ये ऐसा क्यों, तो आइए ज़रा बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है। हमने बेटा लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। उन 118 एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में सजा दिया गया है। उसी टेबल का बेटा नाम होता है पीरियोडिक टेबल। अच्छा, उस पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे भागते हैं, ऊपर से नीचे वर्टिकल कॉलम, तो वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, यानी ऊपर से नीचे भागने वाला वो बेटा हमारे पास ग्रुप कहलाता था। अब जब हम ऊपर से नीचे भागते हैं तो ये जो पूरा ग्रुप हमारे पास बनकर आता है, इन सबकी प्रॉपर्टीज एक ही जैसी होती हैं। अब सवाल ये ऐसा क्यों? ऐसा बेटा इस वजह से क्योंकि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, मतलब कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। पर अभी कमाल की बात यह है कि बेटा ये बात तुम लोग याद रखेगा, ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं। जैसे अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूंगा तो ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सबके आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब चूंकि सबके आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या सबकी प्रॉपर्टी सेम होंगी या नहीं होंगी? हाँ, बिल्कुल सेम होंगी। तो मेरे ख्याल से आपको टॉपिक समझ आ गया है। टॉपिक बेटा हमारे पास यही है कि ग्रुप के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सब एलिमेंट्स की सेम क्यों रहती हैं। इस वजह से क्योंकि सबके पास नंबर ऑफ जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है। अब आइए जरा बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप 1 की। अच्छा, ग्रुप 1 में बेटा हमारे पास आता है हाइड्रोजन, लिथियम। हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन को बेटा इसलिए छोड़ दो क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में भाई बड़े पंगे चल रहे हैं। कई साइंटिस्ट मानते नहीं है कि वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, तो चूंकि अभी उसके बारे में पंगे चल रहे हैं, साइंस में कुछ डिसाइड हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए उसको भी फिलहाल आप छोड़ दो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इसको प्यारे बेटा हम बोलते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स या फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करता हूं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। 3 का मतलब यह है कि इसके पास प्यारे बेटा 3 प्रोटॉन होंगे और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 3 ही होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है कि इसके पास है 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कैसे करने हैं वो बेटा मैंने बताया हुआ है। दुनिया का कोई भी एटम हो उसके पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, तीसरे में फिलहाल 8 मान के चलो। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे में भी 8। अगला स्टेप, अगर बेटा मैं लिथियम की बात करता हूँ तो इसके पास 3 है। पहले शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी इसके पास रह गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप जरा वहां पर देखो कि सेकेंड शेल में होने कितने चाहिए थे। भाई सेकंड शेल में 8 होने चाहिए थे और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? ये तो अनस्टेबल है क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अरे भाई 7 इलेक्ट्रॉन मिलना तो नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन है। 7 इलेक्ट्रॉन ही कभी मिलते होते। तो लिथियम भाई साहब क्या करेंगे, लिथियम भाई साहब अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। तो अभी लिथियम क्या करेगा, जब अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा तो इसके पहले शेल में 2 रह जाएंगे और होने भी 2 ही चाहिए थे। अभी क्या ये स्टेबल है या नहीं स्टेबल? एकदम बढ़िया स्टेबल है। इसका मतलब यह है कि जब लिथियम अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है तो एकदम अच्छे से स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है कि लिथियम के पास थे पहले 3 माइनस वाले यानी 3 इलेक्ट्रॉन और प्लस वाले भी 3। तो अभी लिथियम के पास माइनस वाले 2 रह चुके हैं, अगर प्लस वाले तो उतने रहे, मतलब प्लस वाला एक ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए लिथियम पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि जब भाई कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए बेटा याद रखेगा कि जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। और मेटल्स की पहचान ये होती है कि वो हमेशा अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं और जैसे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए इनका नाम पड़ता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। मेटल्स कौन होते हैं? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। मेटल्स की पहचान है, खूबी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, उसके बाद सोडियम। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में आ गए 2, अगले शेल में आ गए 8 और 2 हो गए 10, बाकी कितने रह गया? 1। बेटा जी थर्ड शेल में होने कितने चाहिए थे? 8। स्टेबल है या अनस्टेबल? बिल्कुल अनस्टेबल है क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बेटा क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। अब जैसे ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, जैसे कि तुम देख पा रहे हो, जैसे बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो इसके सेकंड शेल में 8 रह जाएंगे, एकदम बढ़िया स्टेबल हो जाएगा। मगर अब आपको ये बात पता है ना कि अब इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं इन सब के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सब अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं और सब पर चार्ज आता है +1 +1 +1। क्लियर है? अभी थोड़ा फील हुआ है?
आगे देखें, अगर बेटा हम बात करते हैं फॉर्म्स कैटाइन, अल्कली मेटल्स जो होते हैं ये कैटाइंस बनाते हैं। बेटा कैटाइंस उन आइंस को बोलते हैं कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज वाले। अच्छा एक और बात बेटा जी, अगर मैं इनमें से किसी को भी पकड़ लूँ, लिथियम को छोड़ के सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनको जब भी आप पानी के अंदर डालोगे तो धमाका हो जाएगा। सोडियम को पानी में डालोगे धमाका हो जाएगा। इवन आप एक शीशे की प्लेट लेकर उसके अंदर पानी डाल दो, उसके अंदर सीजियम डाल दो, तो इतना बड़ा धमाका होगा कि वो प्लेट भी टूट जाएगी। मतलब ये पानी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, पानी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं। तो यही मैंने लिखा हुआ है, रिएक्ट विगरसली विद वाटर, पानी के साथ पागलों की तरह रिएक्शन करते हैं। अभी जैसे आप देख सकते हो कि बेटा मेरे पास है 2 सोडियम, मेरे पास 2 सोडियम है और मेरे पास 2 पानी के मॉलिक्यूल हैं। अच्छा पानी को ना ज़रा मैंने खोल के लिख दिया, H2O, उसको ज़रा खोल के लिख दिया। अब जैसे प्यारे बेटा ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से एक सोडियम OH के साथ जाकर चिपकेगा और यहाँ पर भी ये सोडियम OH के साथ जाकर चिपकेगा, तो बनेगा NaOH NaOH। तो बेटा ये बन गए 2 NaOH और उसके बाद क्या बचा, हाइड्रोजन, H2, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप सोडियम के मेटल को पानी में डालोगे तो बूम धमाका हो जाएगा। धमाका होने के साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। अब ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? ये है प्यारे बेटा बेस, क्योंकि आर्हीनियस साहब कहते थे, आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, कि जिस चीज़ में OH होता है वो बेस होता है। और चूंकि ये बेस पानी में भी हल हो रही है तो इसीलिए बेटा हम इसको बोलते हैं अल्कली। दरअसल जो मैंने अभी आपको सामने लिखा ये साबुन का फॉर्मूला है, तो साबुन पानी में हल नहीं होता, बिल्कुल होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये बेटा बेस भी और अल्कली, तो साथ में हाइड्रोजन गैस। 2 बातें हमने समझ ली हैं कि अल्कली मेटल्स के सबके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पानी के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। पॉइंट नंबर 3, ऑक्साइड्स आर स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। बेटा याद रखिएगा ऑक्साइड्स क्या होते हैं। अगर किसी भी चीज़ के साथ ऑक्सीजन लगा दिया जाए या ऑक्सीजन उसके साथ चिपका दिया जाए तो उसको हम ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिथियम के साथ ऑक्सीजन लगा दिया तो लिथियम ऑक्साइड, सोडियम के साथ लगा दिया तो सोडियम ऑक्साइड। अभी मैंने लगाया हुआ यहाँ पर पोटेशियम के साथ। पोटेशियम बेटा हमने यहाँ पर 2 लेने हैं क्योंकि दोनों एक इलेक्ट्रॉन देंगे और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो हम वहाँ पर जाकर देखेंगे। अच्छा अब ये पोटेशियम ऑक्साइड है, जब बेटा इसका रिएक्शन पानी के साथ होता है फिर क्या होगा? अभी हमने पढ़ना है ऑक्साइड्स आर स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। तो अभी क्या होगा बेटा जी, यहाँ से ये जो पोटेशियम है 2, ये जो 2 पोटेशियम है 2, अभी होगा ये एक तो OH ये वाला आपस में मिल जाएगा KOH और जो दूसरा OH है वो वैसे ही आ जाएगा। क्लियर? ये देखें जरा 2 KOH और OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता है ना आर्हीनियस साहब कहते हैं जिस चीज़ में OH होता है वो बेस होता है। क्लियर है? हमने समझ लिया कि अल्कली मेटल्स बेटा हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ये सब के सब अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, सबके ऊपर +1 चार्ज आता है और सब के सब पानी के साथ पागलों की तरह रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं बेस और हाइड्रोजन गैस। और इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो भी पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? बेस। क्लियर है? अब बात करते हैं ग्रुप 2। अच्छा ये एक छोटा सा हैशटैग नोट, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स ग्रेजुअली इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। बेटा जरा देखिएगा, अगर आप गौर से देखो तो ये लिथियम का एटम है और ये सोडियम का एटम है। अगर आप गौर से देखो तो लिथियम का एटम साइज में छोटा है, सोडियम का एटम साइज में बड़ा है। अगर हम बात करते हैं लिथियम की तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफ़ी पास है और जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया तो क्या इसको निकालना आसान हो गया या मुश्किल? आसान हो गया भाई, न्यूक्लियस से दूर चला गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान। और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, अरे भाई साहब रिएक्शन भी उतना तेज होगा, समझ रहे कि नहीं? द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स का जो रिएक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते जाओगे, यानी लिथियम कम रिएक्शन करता है, सोडियम ज़्यादा रिएक्शन करता है, पोटेशियम उससे भी ज़्यादा रिएक्शन करता है, रुबीडियम उससे भी ज़्यादा रिएक्शन करता है, सीजियम इन सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है। क्लियर है? अब बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 बेटा हमारे पास सेकेंड ग्रुप, इसके अंदर आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये बेटा हमारे पास, जरा जल्दी से इनके बारे में बात करें। बेरिलियम के पास है 4 इलेक्ट्रॉन। बेटा जी पहले शेल में आ गए 2 और अगले शेल के अंदर भी आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास प्रोटॉन भी कितने होंगे? 4, क्योंकि जिस एटम के पास माइनस वाले होते हैं उतने ही प्लस वाले होते हैं। अभी सेकेंड शेल में इसके 2 हैं और होने कितने चाहिए थे? 8। क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल है भाई, क्योंकि यहाँ पर 8 होने चाहिए थे तो 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है और 6 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते होते। तो अब ये भाई साहब क्या करेगा, ये भी बेटा अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। अगर प्यारे बेटा ये अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा तो पहले शेल में रह जाएंगे 2 और होने भी 2 ही चाहिए थे, है ना? एकदम बढ़िया स्टेबल हो जाएगा। लेकिन पहले इसके पास है 4 प्लस वाले 4 माइनस वाले,
अभी इसके पास है 4 प्लस वाले पर माइनस वाले, तो 2 मतलब माइनस वाले कम हो गए, तो अब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2। इसका मतलब ये है कि सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबके आखिरी शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जिस तरह फर्स्ट ग्रुप में सबके आखिरी शेल में 1-1 था, तो सेकंड ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं इन सबके आखिरी शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये भाई साहब सब 2-2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, और जब 2-2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो सब पर चार्ज आएगा +2 +2 +2 +2 और +2। क्लियर है? एक और देखते हैं ज़रा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन। बेटा जी पहले शेल में आ गए 2, अगले शेल में आ गए 8, 8 और 2 हो गए 10, बाकी रह गए थे 2, तो थर्ड शेल के अंदर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए थे? 8। हैं कितने हैं? 2। स्टेबल है या अनस्टेबल? डेफिनेटली अनस्टेबल। तो ये भाई साहब क्या करेगा, ये भी बेटा अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक देगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगा तो अनस्टेबल स्टेबल हो जाएगा, और चार्ज आ जाएगा +2। क्लियर है? बढ़िया समझ आया? चलिए फिलहाल हमें बात समझ आ गई कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स अपने अंदर से 2-2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं और सब पर चार्ज आता है +2 +2 +2। आगे चलते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स आर बेसिक। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं। जब किसी का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना दिया जाए तो वो ऑक्साइड बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ से उठाया कैल्शियम, और कैल्शियम के साथ कैल्शियम नहीं बढ़ना, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन चिपका दिया तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको बेटा मैंने पानी के अंदर डाल दिया। अब जैसे पानी के अंदर इसको मैं डालता हूँ तो आपको पता ही है यहाँ से बनेगा OH और ये OH, तो CaOH यानी CaOH2 कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और आपको पता ही है आर्हेनियस साहब कहते हैं कि जिस चीज़ में OH होता है वो बेस होता है, तो मतलब वो भाई साहब बेस है। क्लियर? फिलहाल हमें बात समझ आ गई कि ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स 2-2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, और इनके भी जो ऑक्साइड होते हैं वो पानी के साथ लड़कर बेस बनाते हैं। जैसे अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड थे वो भी पानी के साथ रिएक्शन करके बेस बना रहे थे। अच्छा, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बेटा हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मेरे ख्याल से वो आपके सिलेबस में नहीं लिखा होगा। अच्छा, ग्रुप 17। अगर ग्रुप 17 की बात करते हैं तो ये कौन से हैं? ये है बेटा हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। यानी मेरे ख्याल से आप समझ गए हो ये करके ने पीरियोडिक टेबल में पहले 2 ग्रुप और अब आखिरी वाले, मतलब पहले 2 ग्रुप और आखिरी में से 17 और 16 उठा लिया। अब अगर हम 17 की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। बेटा जी ज़रा फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में आ जाएंगे 2 और बाकी इसके पास रह गए 7। आप सबको बेटा ये बात पता है कि सेकंड शेल में होने कितने चाहिए थे? 8, और इसके पास कितने हैं? 7। स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जब चूंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अरे भाई साहब पीछे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का तो बॉन्डर पड़ा है, कोई इलेक्ट्रॉन उठाओ उसको पकड़ा दो। अब जब तुम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो एकदम बढ़िया स्टेबल हो जाएगा, ऐसे ही। अब जब ये इलेक्ट्रॉन के आने से स्टेबल तो हो गया, मगर पहले इसके पास थे 9 प्लस वाले और 9 माइनस वाले। अब इसके पास माइनस वाला एक ज़्यादा हो गया, तो अब मेरा बेटा इस पर चार्ज आ जाएगा -1। इसका मतलब अब हमें बात समझ आ गई कि जब भाई कोई एटम इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है जैसे ये वाले, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, सवाल ये कौन से एटम्स ऐसे हैं कि जो वो इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करते हैं? उनको बेटा हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। इसका मतलब ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और जो शुरू वाले हैं जो इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं ये मेटल्स हैं। क्लियर है? अब ये नॉन मेटल्स हैं, और ये नॉन मेटल्स कौन से बने? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन को हासिल करना है और नेगेटिव चार्ज ले आना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब था? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है और पॉजिटिव चार्ज ले आना है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना और पॉजिटिव चार्ज ले आना। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को हासिल करना और नेगेटिव चार्ज ले आना। मतलब शुरू वाले जो ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक रहे हैं, जो एंड वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन को हासिल कर रहे हैं। मतलब शुरू वाले मेटल्स हैं और एंड वाले नॉन मेटल्स हैं। मेरे ख्याल से अब तुम्हें समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक और बात बेटा, ये बहुत हाईली रिएक्टिव है, बड़े ज़बरदस्त रिएक्शन करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड हैलोजेंस। अच्छा, ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन है, ये नमक बनाने वाले एलिमेंट्स हैं। अब बेटा ऐसा क्यों? सबसे पहले तो याद रखिएगा ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं इनकी बहुत ही बढ़िया जोड़ी बनती है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने गौर से देखा हो तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इन भाई साहब के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पड़ा है। यानी अल्कली मेटल्स 1-1 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं और वो 1-1 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं। एकदम बढ़िया जोड़ी बनेगी, बढ़िया दोस्ती होगी, हैं? तो अभी हमें बात समझ आ गई। अगला स्टेप, आप एक काम करो, यहाँ से ना कोई मेटल, जैसे आपने सोडियम उठा ली,
आपने यहाँ से उठा लिया सोडियम, आपको मैंने बता चुका हूँ कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है ना, क्योंकि उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पड़ा है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, क्योंकि इन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एकदम बढ़िया जोड़ी। तो सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ाएगा, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो उस पर पॉजिटिव, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है तो उस पर नेगेटिव, और यूँ प्यारे बेटा बनेगा NaCl। तो ये प्यारे बेटा हमारे पास बनकर नमक। तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप 17 और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर बना देते हैं नमक। अब बात करते हैं ग्रुप 16 की। काफ़ी लंबी वीडियो होगी और मैं भी थक गया हूँ, बस ग्रुप 16 की बात करें। ग्रुप 16 में बेटा कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये बेटा हमारे पास ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। अगर मैं ग्रुप 16 की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में आ जाएंगे 2 और अगले शेल के अंदर आ जाएंगे 6, क्योंकि राइट 6 गए थे। बेटा जी सेकंड शेल में होने कितने चाहिए थे? 8, और इसके पास कितने हैं? 6। स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते होते हैं। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन जब मिल जाएंगे तो एकदम बढ़िया स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 6 और 2 8 पूरे हो गए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पहले इसके पास थे 8 प्लस वाले 8 माइनस वाले, अब इसके पास 6 और 2 8 और 2 10, माइनस वाले 2 ज़्यादा हो गए, तो अब मेरा बेटा इस पर चार्ज आ जाएगा -2। अरे बात को समझो भाई, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते, और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स एक एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहे थे। अच्छा, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे थे, और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहे थे। मतलब अगर हमें जोड़ियाँ बनानी हो मतलब फ्रेंडशिप वाली जोड़ियाँ बनानी हो तो हम बना सकते हैं ग्रुप 2 और ग्रुप 16 की आपस में, और इसी तरह ग्रुप 17 और ग्रुप 1 की आपस में। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ये डाई नेगेटिव आयंस क्या है? मतलब देखो ना, ऑक्सीजन ने जब 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए तो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आ गया, इसी को हम बोलते हैं डाई नेगेटिव। 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके 2 माइनस का चार्ज आता है ना।